14 अगस्त 1947 की शाम। अलग अलग जगहों के 3 सीन। नई दिल्ली का वायसराय हाउस लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना अमेरिकी एक्टर बॉब होप की फिल्म माई फेवरेट ब्रूनेट देखने के लिए बैठते हैं। नई दिल्ली में रायसीना हिल का ग्राउंड फ्लोरा भारत की संविधान सभा की बैठक शुरू हो रही। नेहरू इंडिपेंडेंस डे स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्से का लाहौर रेलवे स्टेशन सैकड़ों हिंदू और सिख प्लेटफॉर्म पर बैठकर भारत जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात गुजरते गुजरते माउंटबेटन की फिल्म खत्म हुई। नेहरू का ऐतिहासिक भाषण पूरा हुआ, लेकिन लाहौर स्टेशन पर बैठे सैकड़ों लोग कभी भारत नहीं पहुंच सके। उस रात दंगाइयों ने कत्ल-ए-आम मचा दिया। बॉम्बे एक्सप्रेस लाहौर से निकली तो पटरी के दोनों तरफ दिख रहे गांवों से लपटें उठ रही थीं। इतिहास के पन्नों में भारत-पाक बंटवारे जैसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिलती है। इसी की याद में भारत सरकार हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाती है। दैनिक भास्कर भी बंटवारे से जुड़ी 3 स्टोरीज की सीरीज ला रहा है। मंडे मेगा स्टोरी में आज बंटवारे के सुने अनसुने किस्से, जिनमें दर्द, बेपसी और क्रूरता की इंतहा है। बंटवारे की लकीर। आज़ादी से 3 दिन पहले खींची गई रेखा। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क, अब इकबाल पार्क, में मुस्लिम लीग ने एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच पाकिस्तान पर बातचीत नाकाम रही। जिन्ना को पाकिस्तान आज़ादी से पहले चाहिए था, जबकि गांधी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए। जिन्ना की जिद लगातार जारी रही। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में उस वक्त के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने और लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाने का ऐलान किया। 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान पेश किया। 4 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी जानकारी दी। 15 जून को बंटवारे के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। 15 अगस्त को भारत से अलग होकर एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान, भारत, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश। 12 अगस्त को बंटवारे की लकीर खींची गई और 17 अगस्त को ऐलान हुआ। उस वक्त तक करोड़ों लोग असमंजस में थे कि वो अपने ही घर पर हैं या अब पराए मुल्क में। बेपसी। राजा सिंह ने इज्जत बचाने के लिए परिवार के 26 लोगों को मार दिया। बंटवारे से महीनों पहले ही मुल्तान, रावलपिंडी और अमृतसर के इलाकों में दंगे भड़क गए। इसकी जद में रावलपिंडी से करीब 35 किलोमीटर दूर बसा 600 घरों वाला थोहा खालसा गांव भी आया। 6 मार्च 1947 की शाम। मुस्लिम गांवों की भीड़ थोहा खालसा को घेर लिया। सिखों ने 20,000 रुपए दिए और दंगाई लौट गए। सभी गांव वाले अब संत गुलाब सिंह की हवेली पर एक साथ रहने लगे। 9 मार्च को कुल्हाड़ी, भाला, तलवार के साथ और बड़ा हमला हुआ। भीड़ में से गुलाम रसूल नाम का एक बदमाश ऐलान करता है, मुझे एक लड़की दे दो, मैं सारी भीड़ यहां से हटा लूंगा। गांव वालों ने तय किया कि अब अपनी इज्जत बचाई जाए। औरतों ने कहा कि हमें मार दो। एक शख्स संत राजा सिंह ने अपनी बड़ी बेटी मानकौर को बुलाया। मानकौर ने अपना दुपट्टा उतार दिया और चोटी पीछे कर दी। पिता राजा सिंह ने अरदास की, सच्चे बादशाह, अपनी सिखी बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को शहीद कर रहे हैं, हमें माफ करना। राजा सिंह ने कृपाण चलाई और मान का सिर धड़ से दूर जा गिरा। इसके बाद राजा सिंह ने परिवार के कुल 26 लोगों को अपने हाथों से मारा। बाकी औरतों और लड़कियों ने हवेली के कुएं में छलांग लगा दी। बाद में संत राजा सिंह ने खुद को भी गोली मार ली। संत राजा सिंह का 16 साल का बेटा बीर बहादुर सिंह ये सब देख रहा था। वो किसी तरह भीड़ से बच निकला। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उर्वशी बुटालिया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस की लेखिका उर्वशी बुटालिया लिखती हैं, बीर बहादुर सिंह अपने परिवार के मारे गए लोगों को शहीद कहते हैं। क्रूरता। बच्चों के टुकड़े किए, महिलाओं के स्तन काटे। अगस्त 1947। अमृतसर के पास का एक मुस्लिम बहुल गांव।
बंटवारे के ऐलान के बाद दंगाइयों की एक भीड़ ने धावा बोला। गांव में रहने वाला 14 साल का मोहम्मद याकूत भागकर एक गन्ने के खेत में छिप गया। दंगाई मर्दों को खोज कर मारने लगे। कुछ औरतों के स्तन काट डाले। भीड़ ने याकूत के 2 छोटे भाइयों को चीरकर टुकड़े कर दिए। अब्बा से देखा न गया तो वो तलवार लेकर दौड़ पड़े। भीड़ ने उन्हें दबोच लिया। कुछ ने उन्हें पकड़ा, दूसरों ने तलवार से वार किए। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके हाथ पैर और सिर को दंगाइयों ने अलग अलग फेंक दिया। याकूत के गांव में लगभग 500 मुस्लिम रहते थे, लेकिन हमले के बाद 50 ही बचे। वो भी इसलिए कि पंजाब बाउंड्री फोर्स वहां आ पहुंची। ऐसी ही हिंसा पाकिस्तान के हिस्से में आए झंग के गुरु नानकपुरा में हुई। वहां शरणार्थी शिविर के एक डॉक्टर ने बताया, 1926 अगस्त 1947 की हिंसा के बाद 500 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को लाया गया था। इनमें 6 ऐसी महिलाएं थीं जिनके स्तन काट दिए गए थे। कुर्बानी। आबरू बचाने बेटियों के साथ जिंदा जली प्रेम सिंह की पत्नी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में सियालकोट आया। यहां के एक गांव में प्रेम सिंह नाम का एक सिख बंटवारे के बाद भी अपने 2 मंजिला मकान में रुका रहा। प्रेम सिंह पैसे उधार देने का काम किया करता था। गांव के शायद ही किसी मुसलमान ने मुफलिसी में अपना सामान गिरवी रखकर प्रेम सिंह से उधार न लिया हो। एक सुबह प्रेम सिंह ने देखा कि मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ उनके घर की ओर बढ़ी आ रही है। छुरे, चाकू और तलवारें चमक रही हैं। उस भीड़ के एक एक मर्द को प्रेम सिंह पहचानता था। वे चिल्ला रहे थे, लाओ तिजौरी, 2 तिजौरी। प्रेम सिंह ने 25 कारतूसों के साथ अपनी डबल बैरल शॉटगन उठाई और पहली मंजिल पर चढ़कर खिड़की पर पोजीशन ले ली। लगातार फायर करके उसने भीड़ को दूर हटाना शुरू किया। प्रेम की बीवी समझ गई कि कारतूस खत्म होते ही भीड़ टूट पड़ेगी। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और अपने कपड़ों पर मिट्टी तेल छिड़कते हुए कहा, मुसलमान इज्जत लूटें, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। मैं जिंदा जल रही हूं। गुरु नानक का नाम लेते हुए तुम लोग भी इसी तरह अपनी जान दे दो। पहली मंजिल पर डटे प्रेम सिंह ने आखिरकार भीड़ को लौटने पर मजबूर कर दिया। वो भागा भागा नीचे पहुंचा तो 4 जले शव पड़े थे। उसकी पत्नी और बच्चियों ने किसी के हाथ बेइज्जत होने से जिंदा जल जाना बेहतर समझा। प्रतिशोध। अमृतसर पहुंची ट्रेन से खून से फव्वारे फूट पड़े। 22 सितंबर 1947 को एक ट्रेन में हजारों मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान के लाहौर जा रहे थे। अमृतसर रेलवे स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर पहले ही ट्रेन पर भीड़ ने हमला कर दिया। ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां भी आक्रोशित भीड़ इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में कटार, तलवार, भाले और बंदूकें थीं। ट्रेन के पहिए थमे तो ट्रैक के दोनों ओर से हमला शुरू हो गया। ट्रेन की सुरक्षा करने वाले जवानों को उनके ब्रिटिश कमांडर ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने हमलावरों के सिर के ऊपर गोलियां चलाईं। दरअसल, ज्यादातर जवान हिंदू जाट थे। इसके बाद कमांडर ने खुद ही मोर्चा संभाला और जब तक गोलियां खत्म न हुईं तब तक मशीन गन चलाई। कुछ देर बाद उसे कुछ जवानों ने मार डाला। चारों तरफ कत्ल-ए-आम मचा था। ये नरसंहार के लगभग 3 घंटे तक चला। इस नरसंहार के बारे में ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन एडवर्ड वॉल्श लिखते हैं, जब हमने इसे साफ किया तो हमने 2400 पहचानने लायक शव गिने। मुझे नहीं पता कि वहां कितने और सिर, हाथ, पैर और सब कुछ था। ये सब वहां कटिफ्टे चारों ओर बिखरे पड़े थे। दरवाजों से खून बह रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कत्ल-ए-आम में लगभग 3000 मुसलमान मारे गए और 1000 घायल हुए। मजबूरी। बच्चे दिन भर दूध की लाइन में लगते ताकि मां की छाती को आराम मिले। बंटवारे के बाद भड़के दंगों में दिल्ली में मुस्लिमों को पनाह के लिए 2 कैंप थे, पुराना किला और जामिया कॉलेज के पास। पुराने किले के कैंप में पहाड़गंज, करोलबाग, शैदपुरा, सब्जी मंडी समेत कई इलाकों से लोग भागकर इकट्ठा हुए थे। यहां न खाना था, न रहने की छत। पाकिस्तान भाग चुके नायाब अली नाम के एक ठेकेदार ने यहां लाखों रुपए की कीमत की इमारती लकड़ियां रखी थीं। लोगों ने इन लकड़ियों को 4 कोनों में गाड़ा और चादर डालकर झोपड़ी बना ली। कैंप में लोगों को हैजा, पेचिस, उल्टी, सूखा, बुखार जैसी बीमारियां हो गई।
रईसी कसर कैंप में पैदा हो रहे बच्चों ने पूरी कर दी। एक एक दिन में 20 से 25 बच्चे पैदा हो रहे थे। कैंप में सिर्फ एक ही दाई थी। दुबले-पतले, बेबस और भूख से बिलख रहे बच्चे सुबह से शाम तक लाइन में लगकर घूंट भर दूध की आस लगाए रहते थे। माएँ भी ऐसा करने देती ताकि उनकी छाती को थोड़ा आराम मिले। सितंबर आते आते तक शरणार्थियों की संख्या 40,000 से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। लव स्टोरी। जैनब की खातिर पाकिस्तान पहुंचा बूटा सिंह मारा गया। पूर्वी पंजाब के एक गांव की रहने वाली जैन पाकिस्तान जा रहे काफिले में अपने परिवार से बिछड़ गई। एक से दूसरे हाथ बिकते बिकते वो अमृतसर पहुंची। यहां जाट सिख बूटा सिंह ने जैनब को खरीद लिया। कहा जाता है कि बूटा 55 साल का एक रिटायर्ड फौजी था और जैनब 20 साल की लड़की। दोनों एक साथ रहने लगे। खरीदे जाने की बदनामी के बावजूद उनके बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, जिनका नाम तनवीर कौर और दिलवीर कौर रखा। 6 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान ने इंटरडोमिनियन ट्रीटी साइन की, जिसमें दोनों देशों को अगवा की गई महिलाओं को वापस सौंपा जाना था। अगर कोई महिला 1 मार्च 1947 के बाद अपने समुदाय से बाहर के किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे अगवा माना गया। उन्हें ट्रैक करने और वापसी के लिए खोजी टीमें तैनात की गईं। बूटा सिंह के भतीजों की मुखबिरी के बाद एक खोजी टीम जैनब को लेने भी आधम की। कानून ऐसा था कि जैनब की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। कुछ दिन बाद बूटा सिंह को खबर मिली कि जैनब का परिवार उसकी शादी के लिए दबाव बना रहा है। बूटा सिंह ने अपनी जमीन बेच दी और दिल्ली आ गए। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और जमील अहमद नाम रख लिया ताकि पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए। बूटा को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल गया। उधर पाकिस्तान में जैनब की शादी उनके चचेरे भाई से हो गई। बूटा पाकिस्तान पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जैनब ने बयान दिया कि अब मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैनब ने ये बात परिवार के डर से कही थी। इससे आहत बूटा सिंह ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई और उन्हें लाहौर में ही दफनाया गया। प्रति विभाजन की विभीषिका। 1 लाख महिलाओं का रेप और अपहरण। 1941 की जनगणना के मुताबिक समूचे भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 89 लाख थी। तब देश में 25 करोड़ 19 लाख हिंदू, 9 करोड़ 25 लाख मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के थे। हिंदू 25.19 करोड़, अन्य 4.45 करोड़, मुस्लिम 9.25 करोड़। अगस्त 1947 में हुए बंटवारे के बाद करीब 1.4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। करीब 30 लाख लोग हिंसा, भूख, आत्महत्या या बीमारी के कारण मारे गए। लगभग 1 लाख महिलाओं का बलात्कार या अपहरण हुआ। 27 अगस्त 1947 से 6 नवंबर 1947 के बीच 673 रिफ्यूजी ट्रेनें चलाई गईं। इनमें करीब 23 लाख लोगों को भारत और सीमा पार भेजा गया, जिसमें 13.62 लाख गैर मुस्लिम और 9.39 लाख मुस्लिम शामिल थे। मवेशी और बैलगाड़ियां रखने वाली ग्रामीण आबादी को भी भारत आना था। मिलिट्री और अन्य एजेंसियों ने इनकी 30,000 से 40,000 लोगों की पैदल टुकड़ियां बनाईं और इन्हें रवाना किया। अनुमान है कि 18 सितंबर 1947 से 29 अक्टूबर 1947 के बीच 42 दिनों में 24 गैर मुस्लिम पैदल टुकड़ियां भारत में आ चुकी थीं, जिनमें 8.49 लाख लोग थे। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक भारत में 50,000 मुस्लिम महिलाओं और पाकिस्तान में 33,000 गैर मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इंटरडोमिनियन ट्रीटी के चलते दिसंबर 1947 से लेकर जुलाई 1948 तक भारत से 9,362 और पाकिस्तान से 5,510 महिलाओं को आज़ाद कराया गया, लेकिन इन महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई थी। जानकारों के मुताबिक 1952 तक कम से कम 25,000 महिलाओं को आज़ाद कराया गया या उनके बारे में जानकारी मिली। इनमें से ज्यादातर को उनके परिवार या रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया गया। 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक विभाजन के बाद 72.26 लाख मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे।
वहीं 72.49 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे।